Hello friends, so in this lecture we will learn about the Bahadur Shah policy to restore Mughal Empire. इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट दी बहादुर शाह। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने औरंगज़ेब के टाइम पे जो जो घटनाएं घटी थी कि औरंगज़ेब के टाइम पे जो मुग़ल अम्पायर कैसे वीकन हुआ था, उनके राजपूत के साथ क्या पॉलिसी थी, सिख के साथ उनकी क्या पॉलिसी थी। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने मुग़लों के टाइम पे किस तरीके से उन्होंने डिट्रॉइट किया था मुग़ल अम्पायर को। ठीक है, उनकी कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी थी, वो रिलीजियस इंटॉलरेंट थे। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए बहादुर शाह, जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई अराउंड 1707 में, उसके बाद के जो रूलर थे वो रूलर थे बहादुर शाह। उसके बारे में आज पढ़ेंगे, तो इसको प्रीवियस लेक्चर आप रिवाइज करके आना तो ये इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। अब बहादुर शाह को हम लोग कहते थे ऑल्सो नोन एज शाह आलम फर्स्ट। ठीक है, ये क्या थे, ये औरंगज़ेब के बेटे थे। ठीक है, सन ऑफ औरंगज़ेब, और ये 63 ईयर्स ओल्ड थे, यानी कि ये पहले से ही थोड़े बूढ़े थे। ठीक है, और इनका रीन चला था, इनका 5 साल तक इनकी पॉलिटिकल चलती थी, 1707 से लेके 1712 तक। ठीक है, और इनके टाइम पे फुल पॉलिटिकल चैलेंजेस थे, क्योंकि औरंगज़ेब के टाइम पे हम लोग ने देखा है कि बहुत सारे जो राजपूत थे, मराठा थे, सिख, जाट, इन सब के साथ और मुगलों की क्या थी, रिसेंटमेंट हो चुकी थी। तो बहादुर शाह का एम ये था कि हमको कंसिलिएशन की पॉलिसी अपनानी है सारे लोगों के साथ। तो उनका 5 साल इसी में गया। तो उनकी राजपूत के साथ क्या पॉलिसी थी, राजपूत को ये कंट्रोल करना चाहते थे बहादुर शाह। ठीक है, तो जो अजीत सिंह जो थे मारवाड़ जोधपुर के, उन्होंने उन बहादुर शाह ने उनको फोर्सफुली कहा कि आप सबमिट करिए, लेकिन अजीत सिंह की ये डिमांड थी कि आप मुझे हाई रैंक दीजिए, हाई मनसबदार दीजिए, और मुझे सूबेदारी दीजिए मालवार और गुजरात के रीजन की। ठीक है, बट बहादुर शाह इस पे एग्री नहीं करते हैं और ये सेटलमेंट फेल हो जाता है। अम्बेर में क्या होता है, जयपुर अम्बेर में, उसमें क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाता है। बहादुर शाह इनिशियली ट्राई टू इंटरफेयर, बट जयसिंह आ जाते हैं। ठीक है, पहले क्या होते हैं, पहले अम्बेर में जयसिंह आ जाते हैं। ठीक है, इवेंचुअली इस जयसिंह को रिस्टोर कर दिया जाता है। मुगल और वीक हो जाते हैं, यानी कि बेसिकली वो जयपुर में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, बट वो मुगल इस चीज़ में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो ये भी मुगलों का कंट्रोल जो था जयपुर में वो ओवर टाइम वीकन हो जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट बेसिकली ये है कि बहादुर शाह ने पॉलिसी कौन सी फॉलो करी थी, कंसिलिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी फॉलो करी थी, बट ये फुल्ली सक्सीड नहीं हो पाए रिस्टोरिंग द स्ट्रॉन्ग मुगल अथॉरिटी ओवर राजपूत। ठीक है, तो ये हो गई राजपूत की स्टोरी। नेक्स्ट क्या है, मराठा के साथ उनकी क्या पॉलिसी थी। मराठा की सिचुएशन ये थी, डेक्कन में मराठा की सिचुएशन ये थी कि मराठा क्या यूज़ करते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स यूज़ करते थे, रैपिड अटैक्स करते थे, सब सरप्राइज स्ट्राइक्स कर देते थे, जिसकी वजह से जो डेक्कन वाला रीजन था ना वो बहुत ही इनस्टेबल था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मराठा क्या करते थे, प्लंडरिंग एक्टिविटी करते थे, लूट माट करते थे। ठीक है, और इस चीज़ को ठीक करने के लिए मुगलों ने जब उनके साथ वो किया, तो मराठास की ये डिमांड थी कि आप मुझे चौथ और शरदेश मुखी टैक्स को कलेक्ट करने की राइट दीजिए। ठीक है, चौथ बेसिकली मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, इसमें मान लीजिए अगर 100 रुपये टैक्स कलेक्ट होता है, ठीक है, तो इसका जो 1/4 हिस्सा है, ठीक है, विच इज़ 25, ठीक है, वो जाएगा मराठा को। ठीक है, ये होता है चौथ। और सरदेश मुखी क्या होता है, इस जो 25 रुपीज़ मिला है ना, इसका भी 1/10। ठीक है, 1/10 ऑफ दिस, यानी कि 2.5 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे मराठास को जाएगा। अब आप लोग ये सोचेंगे कि जब चौथ मिल रहा है तो सरदेश मुखी का क्या सेंस है, बल्कि ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, यानी कि ये 10% ऑफ द चौथ है। ठीक है, तो ये इसलिए था कि ये सिंबलाइज करता है कि मराठा की अथॉरिटी है डेक्कन पे। ये एक बेसिकली सिंबॉलिक एक्टिविटी थी, सिंबॉलिक टैक्स था, जो कि ये दिखाता था कि हमारा जो मराठा साम्राज्य ना वो डेक्कन के ऊपर अथॉरिटी मराठा साम्राज्य की है। ठीक है, तो बहादुर शाह ने नेगोशिएट किया कि हम सरदेश मुखी आपको अलाउड कर सकते हैं, बट हम चौथ अलाउड नहीं कर सकते। तो इनके साथ भी कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, ये भी फेल्ड हो गया एक तरीके से। द फेलियर टू सेटल विथ मराठा फर्दर वीकेंड मुगल अथॉरिटी इन द
डेक्कन। नाउ नेक्स्ट अब समझते हैं सिख के साथ। सिख में हम लोग ने ये पढ़ा था कि जहांगीर के टाइम पे उन्होंने क्या करवा दिया था, एग्जीक्यूट करवा दिया था गुरु अर्जन देव को, ठीक है। और उसके बाद जो आते हैं 10th गुरु, गुरु गोबिंद सिंह, इन्होंने क्या खालसा आर्मी अपनी बनाई थी। बहादुर शाह ने ये ट्राई किया, बहादुर शाह ने इनिशियली फ्रेंडली रिलेशन बनाए गुरु गोबिंद सिंह के साथ, और उन्होंने उनके साथ उनको जाके मिला भी था। बट गुरु गोबिंद सिंह की जब डेथ हो गई ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह ने अटैक कर दिया लोहरगढ़ किला पे, ठीक है। और उस टाइम के सिख थे बंदा सिंह बहादुर, तो उन्होंने भी अटैक किया और लोहरगढ़ किंग जो फोर्ट था उसको कैप्चर कर लिया, दोबारा से अपने अंडर ले लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली सिख कहा जाता है कि सिख के साथ जो कंसिलिएशन की जो पॉलिसी थी वो लास्ट अटेम्प्ट था। उसके बाद से कभी भी सिख के साथ कभी भी कंसिलिएशन की पॉलिसी नहीं हुई, ठीक है। और इसने मार्क किया द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग सिख मिलिट्री रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। अब जाट के साथ क्या था, जाट के जो लीडर थे चूरामन, ठीक है, उनके साथ वो क्या चाहते थे कि हमको भरतपुर रीजन में आप हमें ऑटोनॉमी दे दीजिए। तो बहादुर शाह इस चीज़ को अलाउड कर देते हैं और इनके साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। तो अब तक हम लोग ने जितने भी कंसिलिएशन की पॉलिसी देखी, जैसे राजपूत के साथ, मराठा के साथ, सिख के साथ, तो उस सब में किसी में भी जो बहादुर शाह थे वो किसी में भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन जाट के साथ जो कंसिलिएशन की पॉलिसी होती है, सिर्फ जाट के साथ वो कंसिलिएशन हो पाती है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी हो पाती है। नाउ अब ये सारी चीज़ें तो हो गई थी, तो देखा जाए तो सारी चीज़ें होने के बाद ये सुनने में आता है कि 13 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हो गए, ठीक है, 13 करोड़ रुपी स्पेंड हो गए इनके टाइम पे। क्यों? ये कंसिलिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी में। और उनको ये चीज़ इस बात का पता ही नहीं है कि ये पैसे गए तो गए कहाँ, ठीक है। द एम्पायर वॉज फेसिंग सीरियस फाइनेंशियल स्ट्रेन। क्यों? मनसबदारी सिस्टम एक्सपैंड हो गया था, यानी कि मनसब इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन जागीर, जो जागीर लैंड्स होती हैं, जो लैंड है वो रिड्यूस हो गए। लैंड तो लिमिटेड होती हैं, तो यहाँ पे इस टाइम क्या आ गया था, जागीरदारी क्राइसिस आ चुका था। इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही वीक हो गया था। इतने 13 करोड़ रुपीस स्पेंड हो गए थे विदाउट एनी रिकॉर्ड कि कहाँ गए, ठीक है। तो इनके रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी, इनकी रिलीजियस पॉलिसी थी ये टॉलरेंट थे टू ऑल द रिलीजियस कंपेयर टू औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब इसके लिए वो जिजिया टैक्स लगाते थे और पिलग्रिम टैक्स देखा है हम लोग ने औरंगजेब के टाइम में। लेकिन बहादुर शाह ने ये सब हटा दिया था, वो उन्होंने टेम्पल डिस्ट्रक्शन भी रोक दिया था, वो रिलीजियस टेंशन को दूर करना चाहते थे, ठीक है। अब इनका ओवरऑल असेसमेंट देखें तो इनका ओवरऑल असेसमेंट ये था कि ये 5 साल तक रूल किया इन्होंने। इन्होंने मच टाइम मैनेजिंग रिबिलियस को मैनेज करने में ही पूरा टाइम अधिकतर स्पेंड कर दिया, ठीक है। ये फेल हो गए कंसिलिएशन कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी में, ना राजपूत के साथ हो पाया, ना मराठा, ना सिख, सिर्फ जाट के साथ इनकी कंसिलिएशन की पॉलिसी हो गई। और ड्यू टू हिज वीक एंड अनअवेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उनकी एक वीक और अनअवेयर एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, जो एक हिस्टोरियन है काफ़ी खान, उनको ये टाइटल देते हैं शाह आए बेखबर, ठीक है, कि उनको पता ही नहीं है कि उनके किंगडम में हो क्या रहा है, तो वो अनअवेयर किंग है। और 13 करोड़ रुपीस भी खर्च हो गए और कोई भी कॉन्सिलिएशन की इनकी पॉलिसी भी नहीं चली, तो उनको पता ही नहीं है, वो बेखबर है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.